गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 दबाव चल रहा है। इस अध्याय में अब तक हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में एक क्विक रिवीजन आपको बता देते हैं। हमने दबाव अर्थात प्रेशर की परिभाषा को समझा, उसके बाद प्रेशर के जो मात्रक होते हैं उनको पढ़ा। तो हमने आपको ये बताया था कि प्रेशर का जो मात्रक होता है जिसमें हम ज़्यादातर प्रश्नों को हल करेंगे वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ये दो मात्रक आपको महत्वपूर्ण थे, ये याद रखने के लिए बताया था। तथा प्रेशर को बार में भी मापा जाता है जो कि वायुमंडलीय दबाव का मात्रक होता है, और अन्य भी प्रेशर के अन्य प्रणालियों जैसे ब्रिटिश प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और फ्रेंच प्रणाली में प्रेशर के जो भी मात्रक थे वो भी बताया गया। उसके बाद दबाव से संबंधित अन्य जो नियम था जैसे पास्कल का नियम, जैसे डाल्टन का नियम, जैसे चार्ल्स और बॉयल का नियम, ये भी आपको पढ़ाया गया था। आज पिछले दो वीडियो क्लासेस से हम निमी की जो बुक है उससे आपको असाइनमेंट क्वेश्चन हल करा रहे हैं। और निमी की बुक इसलिए ली जा रही है कि जो आईटीआई की परीक्षा है वो निमी की किताब से उसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। इससे पहले क्वेश्चन संख्या 6 तक हो चुका था। तो क्वेश्चन संख्या 7 में आप देखिएगा, आपके पास एक फिगर की ड्राइंग देखेंगे तो एक ट्यूब दिखाई दे रहा है। इस ट्यूब में एक लिक्विड भरा गया है, एक द्रव है, उस लिक्विड का नाम है Hg। Hg किसको हम बोलते हैं? मरकरी को। आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा। और बैरोमीटर की रीडिंग, तो आपको इस अध्याय में बताया गया था कि बैरोमीटर क्या रीड करता है? एयर प्रेशर को रीड करता है, मतलब वायु के दबाव को रीड करता है। और वायु का दबाव भी एक दबाव ही है। तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसको मिली बार में मापा गया है, और ये कितने के बराबर? 995 मिली बार। और जो आपका अंडर प्रेशर है, मतलब कि बैरोमीटर, ये आपका जो पीयू है नीचे के साइड में, ये पीयू आपका कितना है? 320 मिली बार। तो पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, वो भी आपको मिली बार में बताना है। तो एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है उसको हिंदी में हम निरपेक्ष दबाव बोलते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न का डायग्राम सही से देखना है। और डायग्राम को मैंने क्लियर कट समझाया है कि जो भी लिखा गया है उसका मतलब क्या है। ये जो ट्यूब जहाँ से ओपन है, यहाँ से वायु अंदर दबाव डाल रही है जिसको हम बैरोमीटर से रीड किया गया है, और इसकी रीडिंग कितनी आई है? 995 मिली बार। अब चूंकि जहाँ पे वायु दबाव है उसके नीचे तक मरकरी यहाँ तक भरा गया है, मरकरी तो यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर मापा जा रहा है और अंडर प्रेशर जिसको कहा गया है वो कितने के बराबर? 320 मिली बार के बराबर है। तो अगर हम निरपेक्ष दबाव मापें तो निरपेक्ष दबाव का सूत्र क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर प्लस पीयू, मतलब कि जो आपका अंडर प्रेशर है। तो इसी को हमने हल करके दिखाया है। क्वेश्चन संख्या 7 का हल देखिए। देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एयर प्रेशर माइनस अंडर प्रेशर, मतलब वायु दबाव माइनस आपका ये जो अंडर प्रेशर है वो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका निकालने का सूत्र क्या हो गया? एयर प्रेशर माइनस अंडर प्रेशर। एयर प्रेशर कितना है? 995 मिली बार है, और अंडर प्रेशर कितना है? 320 मिली बार है। इन्हीं दोनों एयर प्रेशर में से अगर अंडर प्रेशर घटा दिया जाएगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मान आएगा, और 995 में से 320 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा? 675 मिली बार। अर्थात कि एब्सोल्यूट प्रेशर, इस प्रश्न के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर का मान आ गया है 675 मिली बार। चूँकि दोनों ही एयर प्रेशर और अंडर प्रेशर मिली बार में ही दिए गए थे, तो हमें मात्रकों को ज़्यादा बदलने की ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए सीधे सीधे इनको घटा लिया गया है क्योंकि दोनों मात्रक मिली बार में थे। तो उत्तर कितना आ गया? 675 मिली बार। तो यहाँ से आपने निरपेक्ष दबाव अर्थात एब्सोल्यूट प्रेशर का मान निकाल लिया है। ये कितने के बराबर आया है? 675 मिली बार के बराबर। तो आपका उत्तर यहाँ से हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइंग आपको दिखाई दे रही होगी, क्वेश्चन संख्या 8। ये प्रश्न भी बिल्कुल 7वें प्रश्न जैसा है, और अगर एक प्रश्न के जैसा दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे देता है तो इससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए
आपकी खुद की समझ विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रश्न उसी पे कर लिया तो दूसरा प्रश्न भी कर लेंगे। अब जो 8वां प्रश्न है इसमें देखिएगा, बिल्कुल पहले ही प्रश्न जैसा है कि पी नॉट प्रेशर हेड आपको 450 mm के बराबर दिया गया है और बैरोमीटर की रीडिंग कितनी है 1040 मिलीबार। तो पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर कितना मिलीबार होगा। तो देखिए, अगर प्रेशर हेड 450 mm है, आपको ये देखना है कि प्रेशर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, एयर का प्रेशर होगा। एयर के प्रेशर को हम बैरोमीटर से रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मरकरी नीचे भरा गया है इस पूरे ट्यूब में यहाँ तक, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा मरकरी द्रव के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसके कारण ही तो मरकरी यहाँ तक चढ़ा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेशर हेड। और मान लीजिए ये एच ऊंचाई तक चढ़ा है, तो ऊंचाई कितनी दी गई है 450 mm। तो अगर 450 mm ऊंचाई तक मरकरी इस ट्यूब में भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये जो लाइन खींची गई है, वो रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से निकाली जा सकती है। जहाँ पे रो क्या होगा, ये जो मरकरी भरा गया उसका घनत्व, जी क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण, और एच क्या होगा जितने ऊंचाई तक मरकरी इसमें इस लाइन से ऊपर चढ़ा है, तो वही आपको ऊंचाई दिया गया है इसमें 450 mm। तो इस प्रश्न का हल देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 8 का हल। तो प्रश्न के डायग्राम को मैंने आपको समझाया है विस्तार से। अब आप प्रश्न का हल देखिए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर होगा पीओ प्लस ओवरहेड प्रेशर। अब ये रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से निकाल लेंगे पीओ, और ये आपका जो बैरोमीटर की रीडिंग है उससे हमारा एयर प्रेशर आ जाएगा। तो रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले में रो के जगह पे क्या रखेंगे 13.6 × 10⁻³ और जी के जगह पे 9.8 और एच के जगह पे कितना रखेंगे 0.45, क्योंकि जो mm है उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया गया है। तो 450 को 1000 से भाग देने पे 0.45 हो गया है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आपका ओवरहेड प्रेशर निकल आया, और ये क्या हो गया एयर प्रेशर हो गया। और इन्हें दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। एक बार फिर से देखिए, रो इंटू जी इंटू एच के फार्मूले से हमें क्या निकल आएगा, प्रेशर हेड निकल आएगा, और आपका जो एयर प्रेशर 1040 मिलीबार दिया ही है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। तो सबसे पहले रो इंटू जी इंटू एच जो हमने किया है इसको गुणा कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जब गुणा करेंगे तो 60.0372 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ गया, जो कि प्रेशर का ही एक मात्रक है। और जो आपका यहाँ पे बैरोमीटर की रीडिंग वाला जो प्रेशर है वो 1040 मिलीबार है। तो आपने ये देखा कि जो पहला ये वाला जो प्रेशर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं ओवरहेड प्रेशर बोल रहे हैं, ये आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में है, और ये आपका ये जो बैरोमीटर की रीडिंग वाला प्रेशर है ये मिलीबार में है। दोनों को हम कैसे जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों के मात्रक क्या है अलग अलग हैं। इसका मतलब कि हमें जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वाला प्रेशर है इसको हमें बार में बदलना होगा, और बार में बदलने के लिए पिछले 3, 4, 5 जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं उसमें बार बार ये किया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको छोटे से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि 10⁻³ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अगर होता तो उसको हम एक बार लिख लेते। तो हम इसको 10⁻5 बनाने के लिए 10⁻² से इसमें गुणा भी कर देंगे और 10⁻² से भाग भी दे देंगे। तो 10⁻² से गुणा करेंगे तो ये तो 10⁻5 बन जाएगा, लेकिन जो 10⁻² से भाग दिया गया है तो उस भाग को हम किस में भाग देंगे 60 में, तो किस में बदल जाएगा 0.600 में बदल जाएगा ये, और ये आपका 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 0.600372 बार हो गया, और ये आपका 1040 मिलीबार पहले से ही था। तो 0.600372 बार को मिलीबार में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, तो ये आपका 600.372 मिलीबार हो जाएगा, और ये आपका 1040 मिलीबार पहले से ही था। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उत्तर क्या आएगा 1640 मिलीबार। तो यहाँ से आपका 8वां प्रश्न भी हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और आप ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही था। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि क्वेश्चन संख्या 8 में देखिए
ए पार्ट को तो हमने पूरा हल कर दिया। अब आपको यहाँ पे बी पार्ट भी दिया था, उसको हल करना है। जबकि P1 बराबर 1010 मिलीबार दिया गया है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए बोला गया है। देखिए इसको प्रश्न संख्या को, इसका जो बी पार्ट है, इसमें आपका बी पार्ट यहाँ पे कि PA अर्थात एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है मिलीबार में, जबकि आपका PU दिया गया है, सॉरी यहाँ पे PO 500 mm दिया गया है, मतलब प्रेशर हेड की जो ऊंचाई है वो कितनी है 500 mm, और P1 कितना है 1010 मिलीबार। तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 9 पे। ये देखिए आपका PU का मतलब क्या है अंडर प्रेशर कितना दिया गया है 540 mm, और P1 कितना दिया गया है 1015 मिलीबार। तो पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, PA कितना होगा। तो फिर आपको क्वेश्चन संख्या 9 का हल देखिए। सॉरी क्वेश्चन संख्या 9 आपका 8 में ही है, इसको आप हल करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन संख्या 9 क्वेश्चन संख्या 8 जैसा ही है। आगे मैं आपको क्वेश्चन संख्या 10 करा रहा हूँ, और इसको आप पूरा हल कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, और इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा टाइप करके। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, जिसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रेशर दबाव को मेजर करने वाली मशीन है, जो PO मतलब कोई प्रेशर है उसको 1.5 मतलब 1.5 बार के बराबर बता रही है। तो इसका कन्वर्जन पूछा गया है कि ये कितना किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1.5 मतलब 1.5 बार को अगर आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको सबसे पहले आपको 10 के घाते 5 से गुणा कर देना होगा, और वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। अब इसका हल देखिए क्वेश्चन संख्या 10 का। क्वेश्चन संख्या 10 का जो हल है, चूँकि PO आपका 1.5 बार दिया गया है, तो 1 बार बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए PO बराबर 1.5 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप 1 बार बराबर अगर 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब 10 के घाते 5 जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, उसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे करेंगे, 1.5 गुणे 10 के घाते 2 गुणे 10 के घाते 3, ये 10 के घाते 5 बन जा रहा है, लेकिन इसको हमने 10 के घाते 2 और 10 के घाते 3 के रूप में लिख लिया है। ये लिखने का फ़ायदा हमें क्या है कि हम अब न्यूटन को किलो न्यूटन बदलेंगे। तो ये जो 1.5 है उसमें 10 के घाते 2 का गुणा करेंगे, अर्थात 100 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 और 10 के घाते 3 को 1000 के रूप में लिख लेंगे, तो 150 गुणे 1000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 1000 न्यूटन में 1000 न्यूटन में 1 किलो न्यूटन होता है। तो ये आपका 150 गुणे 1000 है, तो ये 150 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो आपका ये जो प्रेशर है 150 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो जो आपका 1.5 बार प्रेशर था 1.5 बार, 1.5 बार के दबाव को अगर आप किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो ये 150 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया। अगला क्वेश्चन संख्या 11 आपको देखना है। क्वेश्चन संख्या 11 आप देखिए, इसके डायग्राम देखिए। इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया है कि P नॉट, इनिशियल प्रेशर जो है अर्थात प्रारंभिक दबाव 0.966 बार है, और प्रेशर ड्रॉप कितना है 0.08 बार है। तो फाइनल प्रेशर पूछा गया है। अब देखिएगा इसका डायग्राम आपको दिखाई दे ही रहा है। इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या होता है प्रारंभिक दबाव, और आपको फिर आगे क्या लिखा है प्रेशर ड्रॉप, मतलब जो भी प्रेशर था उसमें से कुछ प्रेशर क्या हो गया है ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कम हो गया है। वो कितना कम हुआ है, प्रेशर ड्रॉप कितना हुआ है 0.08 बार के बराबर हुआ है। तो क्या हम फाइनल प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं भाई, पहले प्रेशर इतना था
966 बार था, उसमें से कितना प्रेशर कम हो गया है? 0.08 ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कम हो गया है। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया? तो ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, तो इसको हम सीधे सिंपली जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि पहले प्रेशर जो है, मैं आपको इसका हल भी दिखा देता हूँ, देखिएगा। इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.966 बार है। और प्रेशर ड्रॉप मतलब प्रेशर में जो गिरावट आई है वो कितनी आई है? 0.08 बार आई है। तो फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है। चूँकि प्रारंभिक दाब, इनिशियल प्रेशर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक दाब, उसको P0 से प्रदर्शित किया गया, मतलब P0 से, और वो 0.966 बार के बराबर है। दाब में गिरावट 0.08 बार के बराबर है। तो अंतिम दाब बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक दाब माइनस दाब में गिरावट। अब इसको इसी सूत्र पे हम लगा देंगे कि अंतिम दाब बराबर प्रारंभिक दाब माइनस दाब में गिरावट। तो ये देखिए आप इसका हल। अंतिम दाब निकालने के लिए प्रारंभिक दाब कितना था? 0.966, उसमें से घटाया क्या है हमने? 0.88, जितना प्रेशर में गिरावट आई है। तो ये उत्तर क्या आ गया है? 0.886 बार। अगर हम दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो 0.88 बार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 12, ये प्योर जो है आपका कैलकुलेशन पे आधारित है। सबसे पहले आप इसका टेबल देखिए, क्वेश्चन संख्या 12। इसमें आपको प्रेशर यहाँ पे 1 बार दिया गया है। उस प्रेशर को सबसे पहले आपको न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, उसी प्रेशर को आपको मिली बार में बदलना है, उसी प्रेशर को आपको पास्कल में बदलना है। अर्थात ये दाब के अलग अलग मात्रक हैं। तो यहाँ पे जो दाब का मात्रक है बार, उसका क्वांटिटी दिया गया है, कितना है? 1 बार। तो 1 बार को अगर आप न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होगा? मिली बार में बदलेंगे तो कितना होगा? और पास्कल में बदलेंगे तो कितना होगा? इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है कि 5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप बार में बदलेंगे तो कितना बार होगा? मिली बार में बदलेंगे तो कितना होगा? पास्कल में बदलेंगे तो कितना होगा? तो सबसे पहले जो पहला है कि 1 बार, तो देखिए मैंने आपको इसको याद करने के लिए भी बताया था कि जो 1 बार का जो प्रेशर होता है, अगर आप उसको मिली बार में बदलेंगे तो सीधे सीधे 1000 मिली बार हो जाएगा। मतलब बार को अगर आपको मिली बार में बदलना है तो 1000 का गुणा हो जाता है। जैसे मीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 मिलीमीटर हो जाता है। अगर 1 मीटर में पूछा जाए कि कितना मिलीमीटर होगा तो 1000 मिलीमीटर होता है। उसी प्रकार से अगर 1 बार में पूछा जाए कितना मिली बार होगा तो 1000 मिली बार हो जाता है। तो 1 बार यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 1000 मिली बार। और देखिए इससे पहले भी आपको बताया गया था कि 1 बार जो दबाव होता है, अगर उसको आप पास्कल में बदलेंगे तो 10 के घाते 5 पास्कल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 बार का जो प्रेशर होता है वो 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। तो 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 10 के घाते 5 पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आएगा? 10 के घाते 5 पास्कल आएगा। अब बात ये आती है कि 1 बार को अगर आप न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना होगा? तो 1 बार बराबर होता है 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे तो 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना था। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर आपका कितना है? 10 के घाते 5 न्यूटन है, और नीचे कितना आ गया? 10 के घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच कितना जाएगा? केवल 10 बच जाएगा, क्योंकि 10 के घाते 5 में से 10 के घाते 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 10 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 बार बराबर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं इसको करके दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप इस प्रश्न का हल देखिए। 1 बार बराबर कितना होगा? 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यही पूछा जाए कि 1 बार बराबर कितना मिली बार होगा तो 1000 मिली बार होगा। और अगर ये पूछा जाए कि 1 बार में कितना पास्कल होगा तो 10 के घाते 5 पास्कल होगा। अब यहाँ पे अगले
टेबल में आपको 5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को बार में बदलना था। तो अगर आपने ऊपर वाले प्रश्न में अपनी एनर्जी खर्च की है प्रश्न को हल करने के लिए, तो ये वाला काम भी बड़े आसानी से हो जाएगा। जब आपको पता है कि 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में एक बार होता है, तो ये कितना है, 5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 का आधा। और 1 का आधा कितना होता है, 10.5, क्योंकि ये 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधा क्या है, ये है। और 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में एक बार होता है, तो 5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में 10.5 बार होगा। अब 10.5 बार को अगर मिली बार में बदलेंगे तो 10.5 में 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 मिली बार हो जाएगा। और 10.5 बार को अगर आपको पास्कल में बदलना है तो इसमें 10 के घाते 5 का गुणा कर देना होगा, तो 10.5 गुणे 10 के घाते 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको 1.3 गुणे 10 के घाते 3 मिली बार दिया था प्रश्न में। इसको किस में बदलना था, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, बार में और पास्कल में बदलना था। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 1.3 गुणे 10 के घाते 3 मिली बार को अगर आप बार में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा 10 के घाते 3। तो ये कितने बार के बराबर आ जाएगा, 1.3 बार के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब 1.3 बार को जब आप न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा, तो आपने ये देखा कि 1 बार बराबर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 1.3 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो 1.3 बार बराबर 13 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 1.3 बार बराबर 1.3 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि यहाँ पे आपको दिया गया था 2 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल। तो जब 2 गुणे 10 के घाते 5 पास्कल को बदलेंगे बार में तो 10 के घाते 5 से भाग देंगे, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2 बार के बराबर। अब 2 बार को न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो जब 1 बार बराबर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो 2 बार बराबर कितना हो जाएगा, 20। और अगर 1 बार बराबर 1000 मिली बार होता है तो 2 बार बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मिली बार। तो ये पूरा प्रश्न हल हो गया है। अब इसका हल कैसे हुआ ये देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन था कि 1 बार, तो 1 बार बराबर होता क्या है, 10 के घाते 5 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। तो अब क्या है कि जब 1 बार बराबर 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता ही है, तो इसको हम 10 के घाते 5 न्यूटन रहने ही देते हैं। और ये जो मीटर स्क्वायर है इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो देखिए 10 के घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 10 के घाते 5 और 10 के घाते 4 ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, केवल 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 बार बराबर कितना हो गया, 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 1 बार बराबर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार बराबर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 बार बराबर कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न की तैयारी पूरी है, आपको वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए आपको यहीं पे वीडियो क्लास को रोकना पड़ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।